हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब वीडियो लगातार बनेंगे और आपके समक्ष डाले जाएंगे। आज बृहस्पतिवार है, आज वीडियो बन रहा है, रात तक चढ़ जाएगा और कल यानी शुक्रवार के दिन आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर नया है वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि किसी प्रकार की कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए जैसे कि अभी की जा रही है तो आपके पास उसका लिंक जा सके और आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। आइए आज हम लोग अपने सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एसिड, बेस और साल्ट। ये जो पार्ट है इसका हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ बेस पर काम किया था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पर काम करेंगे। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बातचीत किया था, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, वहाँ जाकर आप एसिड के प्रॉपर्टीज को क्लियरली समझ सकते हैं। मैंने जितना एसिड का प्रॉपर्टीज हो सकता है 10th क्लास को लेकर सारे के सारे प्रॉपर्टीज पर मैंने चर्चा किया हुआ है, उसमें उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बेस की भी प्रॉपर्टीज पर बातचीत करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि बेस का प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए आते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं तो हम इसके सबसे पहले और सबसे आसान तरीके की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा कि बेस क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी इसका आता है टेस्ट को लेकर, तो ये होता है कड़वा या तीखा। यानी क्षारक क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वा या तीखा होते हैं। जैसे नीम का पत्ता ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर ले सकते हैं, वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं, ये सब के सब स्वाद में कड़वा लगते हैं। दूसरा है कि इसमें करेसिव नेचर पाया जाता है। करेसिव नेचर पाया जाता है। करेसिव नेचर जिसको हिंदी में हम कहते हैं संक्षारक प्रकृति, यानी यह किसी स्थान पर पड़ेगा, चमड़े पर आपके पड़ेगा तो उसको जला सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं NaOH, आप KOH देख सकते हैं। ये सब संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यदि ये आपकी स्किन पर पड़ जाएं तो ये स्किन को जला देंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जानते हैं, इसके बाद से हम लोग करेसिव नेचर के बाद हम लोग जानेंगे कि जो बेस है ये बेस लिटमस पेपर पर कौन सा रंग देता है। ठीक है, तो बेस जो है लिटमस पेपर पर यदि ये लिटमस पेपर रेड होगा तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, किसमें, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। यदि लिटमस पेपर रेड होगा तो क्या करेगा, ये ब्लू कलर में इसे चेंज कर देगा। ठीक है, ये भस्म का गुण है, विशेषता है कि ये रेड लिटमस पेपर पर पड़ते ही उसके लाल रंग को नीले रंग में बदल देता है। इसके बाद से हम लोग जानेंगे, मैंने कहा ही था ये थोड़ा सा आसान है, इसको एकदम बोलचाल की भाषा में हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। इसके बाद से हम भस्म की अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये कहता है कि यदि आप किसी बेस की धातु के साथ रिएक्शन कराइएगा, मेटल के साथ, ठीक है, तो ये आपको सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस मुक्त करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर बेस जो है वो एल्कली होना चाहिए। एल्कली कहने का मतलब वैसा बेस जो जल में घुलनशील हो, यानी जल में घुल जाता हो। ठीक है, वैसा बेस जो जल में घुल जाता हो उसको हम कहते हैं एल्कली। ठीक है, तो एल्कली होना चाहिए। और एल्कली जो है आपका NaOH होता है या KOH होता है, यही दो होता है और नहीं होता। ठीक है, आपके 10th क्लास के लिए इतना ही जानना है, NaOH और KOH ये एल्कली होता है। इसको यदि मेटल में डाला जाएगा तो ये सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस मुक्त करेगा। आप देख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि NaOH लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई मेटल डाल देता हूँ, मैं Zn मेटल डाल देता हूँ, तो रिएक्शन होगा और बनेगा
Na2ZnO2 और प्लस में H2 गैस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, Na2ZnO2 और H2 गैस मुक्त हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि NaOH एक एल्कली हो गया, और हमने क्या किया कि एक मेटल लिया, Na2ZnO2 का सॉल्ट बनाया और H2 गैस यहाँ पर रिलीज कर रहा है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं KOH लेता हूँ और मैं एल्युमिनियम मेटल ले लेता हूँ। यहाँ पर ये आपका एल्कली हो जाएगा। ठीक है, और एल्युमिनियम मेटल इस एल्कली से रिएक्शन करेगा और बनाएगा KAlO2 और H2 गैस रिलीज करेगा, यानी मुक्त करेगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनेट। पोटेशियम एल्यूमिनेट, इसका चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पोटेशियम एल्यूमिनेट होगा और ये हमारा हो जाएगा सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये होगा सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर ये चीज़ें प्रूव हो गई कि भस्म की अपनी एक विशेषता है कि भस्म किसी धातु से क्रिया करता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, लवण बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। बस भस्म में याद रखना है कि वह भस्म क्या होना चाहिए, एल्कली होना चाहिए, यानी क्षार होना चाहिए, यानी वैसा भस्म होना चाहिए जो जल में घुल जाता है। ठीक है, अब आइए इसके पास ही मैं उस रिएक्शन को भी बता ही देता हूँ कि भस्म यदि जल में जाता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो कोई भी बेस यदि H2O में जाएगा, यानी ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर पढ़ते हैं। अभी हम लोग रिएक्शन विथ मेटल पढ़े थे, अभी रिएक्शन विथ वाटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा हाइड्रोक्सिल आयन और आपको यहाँ पे मेटालिक आयन मिलेगा। मेटालिक आयन मिलेगा, जैसा कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बेस लिया हुआ है NaOH, और जैसे ही मैं इसे H2O में डालता हूँ तो ये देता है Na+ और OH-। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन। मैं क्या करता हूँ कि MgOH होल ट्वाइस लेता हूँ, H2O में डालता हूँ, ये बनाएगा आपको Mg2+ और 2OH-। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बात क्लियर हो जा रही है कि बेस क्या है। तो बेस यहाँ पे यदि बेस की वाटर से रिएक्शन होगी तो ये मेटालिक आयन बनाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन भी बनाएगा, और इसी में जो बेस पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, और वही प्रबल भस्म भी कहलाता है। तो 5वीं प्रॉपर्टीज हो गई कि वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इसके बाद से हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे सबके सब एग्जाम्पल के साथ हैं, रिएक्शन के साथ है, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसके बाद हम छठे रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो छठा रिएक्शन में होता है कि रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। तो कोई भी बेस एसिड से रिएक्शन करेगा तो आप जानते हैं क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, अब बेस में आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने एक बेस ले लिया NaOH, और मैंने क्या किया कि कोई एसिड ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने HCl एसिड ले लिया, नाम इसका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया है। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा NaCl का सॉल्ट और H2O, ये आपका सॉल्ट बना। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मैंने MgOH होल ट्वाइस लिया हुआ है, इसमें H2SO4 हमने एसिड डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम है, तो ये क्या बनाएगा,
MgSO4 का सॉल्ट बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट हो जाएगा और H2O बनाएगा। तो यहाँ पे बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि भस्म की यह विशेषता है कि भस्म किसी अम्ल से क्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से एसिड था और एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता था। ठीक है, ध्यान से फिर सुनिए, एसिड किसी मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता था तो वह सॉल्ट और वाटर बनाता था। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग बेस रखे हैं तो ये क्या करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिसको हम अधात्विक ऑक्साइड हिंदी में कहते हैं, उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। और हम पढ़ रहे हैं भस्म, और भस्म और अम्ल रिएक्शन करके बनाएंगे सॉल्ट और H2O। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जो हमने ऑक्साइड लिया हुआ है उसकी नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि रिएक्शन विथ, आपकी 7वीं प्रॉपर्टीज हो जाएगी, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, तो कहता है कोई भी बेस ले लेते हैं, कहता है कि बेस ले लीजिए आप और क्या कीजिए, कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लीजिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लीजिए। तो ये आपस में रिएक्शन करेगा और बनाएगा सॉल्ट और H2O। क्यों? क्योंकि इसके पास नेचर हो जाएगी कौन सी, एसिडिक नेचर आ जाएगी। और इसी एसिडिक नेचर के कारण बेस इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर पाता है और करने के बाद सॉल्ट और H2O बनाता है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, NaOH है, मेरे पास क्या है, CO2 है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब NaOH CO2 आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है Na2CO3 का सॉल्ट और H2O। ये सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट हो गया। ये कैसे हो रहा है? तो बात वही है, डायरेक्ट ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं होगा, इसमें आर्द्रता होनी चाहिए। कहने का अर्थ इसमें जल की मात्रा होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन इससे नहीं होता है, ये आर्द्र CO2 से रिएक्शन होता है, नहीं एक अम्ल से होता है। आइए बताते हुए कौन सा अम्ल बनता है। होता क्या है कि मैं इसको H2O में डालता हूँ, क्योंकि आर्द्रता करने का मतलब H2O है। अब इसमें H2O जोड़िए इसको, तो H2CO3, O2 है, एक 3 हो गया, C1 है, H2 है, तो ये एक कार्बनिक एसिड हो गया। ठीक है, इसका नाम है कार्बोनिल अम्ल, नाम है कार्बोनिल एसिड। ठीक है, यानी रिएक्शन इसका इससे न होकर रिएक्शन होता है इससे। ठीक है, रिएक्शन इसका इससे ना होकर रिएक्शन होता है इससे। तो भस्म की किसी एसिड से रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगी। यही रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, यानी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, रिएक्शन कार्बोनिल एसिड से हो रही है, क्योंकि भस्म किसी एसिड से ही रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जरूर इसके साथ H2O होगा, तभी जाकर ये एसिड में परिवर्तित हो रहा होगा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा होगा, और उसी एसिडिक सॉल्यूशन से ये बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपके समक्ष। मैं क्या करता हूं कि MgOH होल ट्वाइस ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेता हूं। जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आप जानते हैं बनेगा MgSO3 और प्लस में बनेगा आपको H2O। इसका नाम हो गया मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड जो सॉल्ट है और ये वाटर है। तो बना कैसे होगा, तो वही बात है, H2O जोड़िए H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, एसिड रैन में होता है ये।
ये सल्फ्यूरस एसिड है। रिएक्शन अब इसका इससे ना होकर किसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, और यही रिएक्शन हो रहा है जिस कारण MgSO3, देखिए इसमें SO3 है ना, और H2O बन रहा है, तो कितना H2O बनेगा, 2H है, 2 OH है तो 2H2O बनेगा। क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना H2O बनेगा, 2, यानी यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा, 2 है कि नहीं यहाँ पे, क्लियर हो गया, यहाँ पे 2H2O बन रहा है। ठीक है, बात समझ रही है। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि कोई बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाती है, और ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है कि कोई बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाती है, और ये तभी हो पाता है क्योंकि इसके पास एसिडिक नेचर होता है। और ये बात कब पता चलता है, जब ये किसी जल में डाला जाएगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएगा, और उसी एसिडिक सॉल्यूशन से ये बेस रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर बनेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। डायरेक्ट केवल शुष्क ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो ऐसा रिएक्शन संभव नहीं है, इसको याद रखिएगा। या तो वह आर्द्र होना चाहिए, नहीं तो उसको जल में डालकर जलीय विलयन बनाया गया होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म इस प्रकार का होगा। ठीक है, आइए इसके बाद के प्रॉपर्टीज पर हम चर्चा करते हैं। ये हुआ रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सातवीं प्रॉपर्टीज थी। आठवीं प्रॉपर्टीज कहता है कि बेस जो है, बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। ठीक है, यानी बेस प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, यानी प्रबल भस्म क्या है ये जानना है, फिर वीक बेस क्या है ये जानना है। ये तो क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज से कि बेस के पास दो प्रॉपर्टीज हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक का, यानी बेस प्रबल भी हो सकता है और दुर्बल भी हो सकता है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। लेकिन प्रबल भस्म कैसे समझेंगे, दुर्बल भस्म कैसे समझेंगे? तो कहता है कि वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो आप समझिए कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऐसा दो करते हैं, एक NaOH करता है तथा दूसरा KOH करता है। ये पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इसीलिए इनको हम एल्कली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षार। याद रखिएगा, क्षारक और क्षार में अंतर है, और सभी क्षारक क्षार नहीं है, लेकिन सभी क्षार क्षारक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्षारक का ही भाग है क्षार, क्षार का भाग क्षारक नहीं है, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार क्षारक होंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पता चला क्या है, तो वैसा बेस यानी वैसा भस्म जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी OH माइनस देता है, पूर्णतः आयनित होकर। जैसे उसमें पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन देता था, इसमें पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस देता है, तो ये क्या होगा, एल्कली यानी क्षार होगा, जिसको pH वैल्यू से निकाला जाएगा। ठीक है ना, pH मान के माध्यम से निकाला जाएगा। वीक बेस क्या, उल्टा कर दीजिए, वैसा बेस या भस्म जिसको जल में डालने पर पूर्णतः नहीं अंशतः आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, अंशतः आयनित होकर, याद रखिए, अंशतः आयनित होकर OH माइनस का प्रदान होता है, और ये क्या, पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस का प्रदान होता है। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट। अब इसके एग्जाम्पल में, ये आपका एग्जाम्पल था, इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मैं क्या लेता हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने CaOH होल ट्वाइस ले लिया।
ठीक है, मैंने क्या किया कि Na2CO3 ले लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे की ओर PbOHCl ले लिया। ये सब आप देखेंगे तो पता चलेगा CaOH, मैं PbOH होल ट्वाइस ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप देखेंगे, इसको ना लें, आप MgOH होल ट्वाइस ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा जो दुर्बल भस्म को बताएगा। ये पूर्णतः जल में डालने पर आयनित नहीं होंगे, ये अंशतः आयनित होंगे, OH माइनस तो दोनों देगा, लेकिन ये पूर्णतः आयनित होकर, ये अंशतः आयनित होकर, इसलिए दुर्बल है और ये क्या है, प्रबल है। और जो प्रबल है वही एल्कली यानी क्षार है, और जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं, मतलब यही जल में पूर्ण रूप से घुल सकता है। इस प्रकार से जो बेस का प्रॉपर्टीज है वह यहाँ पर लगभग समाप्त हो जाता है। इससे संबंधित ये हम लोग 8वीं प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उसमें 11 प्रॉपर्टीज हो जाता था। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बेस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस, अब जैसे दुर्बल भस्म में याद रखिएगा, एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। एक ऐसा बेस बताइए, यानी भस्म बताइए जो क्षार नहीं है, माफ कीजिएगा, जो भस्म नहीं है लेकिन क्षार है, ठीक है। लुईस बेस, हिंदी में लुईस क्षार कहा जाता है, जैसे अमोनिया NH3, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसका नाम है, याद रखिएगा, लेविस बेस। लेविस बेस नाम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेविस बेस, ठीक है। और इसी के तरफ PH3 भी हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है LP, ये आपका LP होता है, और यही कारण है कि ये दुर्बल भस्म होता है, दुर्बल भस्म होता है। और ये दुर्बल भस्म किसी एसिड से रिएक्शन करेगा ना भाई, याद रखिएगा, ये दुर्बल भस्म किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो केवल सॉल्ट बनाएगा, NH4Cl का सॉल्ट, वाटर नहीं बनेगा, याद रखिएगा इसको। यदि आपने H2SO4 में डाल दिया तो भी केवल सॉल्ट बनाएगा, अमोनियम सल्फेट का, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का, वहाँ पर अमोनियम सल्फेट का बनेगा। इसको भी आप लोग बड़ी बात याद रखिएगा। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पाठ जो है, पाठ में जो ये जो प्रॉपर्टी जब बेस है ये समाप्त होता है। ये वीडियो केवल प्रॉपर्टी जब बेस पर आधारित था। आगे के लिए हम लोग अब सॉल्ट पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे,